Hello friends, myself Chantan. I'm a full stack developer, and today we are going to cover up another quite interesting topic of HTML5, which is most widely used and which is a very common scenario while working in HTML5. Though it is already been present in HTML, but there are a few more features that are added into this, and this is means quite interesting. और ये बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है और हम जनरली HTML में बहुत से ये पहले भी HTML में एग्जिस्ट करता था HTML 4.x वर्जन में, बट राइट नाउ इसमें कई लेटेस्ट फीचर्स हमारे एडवांस करे गए हैं। और अगर हम वेब बिल्डिंग की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी डील विद दिस टॉपिक, दैट इज़ फॉर्म्स, मीन्स वर्किंग विथ फॉर्म्स. So let's see what are the new features added, how we can generate our forms using the HTML5 tags, what are the properties, what are the attributes newly added into this. So let's see. But before running on to the course, I would like to thank myexcelclass.com because the course has been provided by myexcelclass.com. So let's see working with forms. बेसिकली फॉर्म्स क्या होते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये सारा हम इस कोर्स में देखेंगे क्या क्या चीज़ें न्यूली एडेड हुई हैं, और फिर हम एक एक करके उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उनके एग्जांपल्स करेंगे इस कोर्स में। और काफ़ी जिस तरीके से इंडस्ट्री में काम होता है वो सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट एग्जैक्टली वर्किंग विथ फॉर्म्स, हाउ दे आर बेनिफिशियल इन अवर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट. मीन्स हम किस तरीके से डेटा कैप्चर कर सकते हैं, किस तरीके से. सो लेट्स नाउ जंप टू द टॉपिक दैट इज़ वर्किंग विथ फॉर्म्स. बेसिकली ये कोर्स 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है. मैंने इसको 4 मॉड्यूल्स में इसलिए डिवाइड कर रहा है क्योंकि ये काफ़ी वाइडली यूज कॉन्सेप्ट है. बहुत सारे नए फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं, बहुत सारे पुराने हैं कि अगर आपको HTML नहीं भी आती है तो भी आप उनको क्विकली ग्रास्प कर सकें, किस तरीके से काम होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, किस तरीके से हम डेटा को कैप्चर करते हैं. बेसिकली इस कोर्स में हम आपको सर क्लाइंट साइड बताएंगे, सर्वर साइड कोडिंग, लाइक आप इसको PHP या Node.js या फिर जावा या .NET वगैरह में आप इसको सर्वर साइड टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ कर सकते हैं. बट फ्रंट एंड में जहाँ तक कि विजुअलाइजेशन की मार्कअप लैंग्वेजेस की बात आती है, वहाँ पर हम HTML ही यूज़ करते हैं. अलग अलग फीचर्स बेसिकली अब तो ना सिर्फ हम वेब में बल्कि मोबाइल के लिए भी हम HTML5 और CSS3 आजकल यूज़ होती है बहुत ज़्यादा. कुछ कॉन्सेप्ट्स लेटेस्ट ऐसे हैं जो स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं कीपिंग इन माइंड मोबाइल, टैबलेट्स एंड वेब. जो तीनों में बहुत सारे रिच फीचर्स, एडवांस फीचर्स ऐड अप हुए हैं फॉर्म्स में, वो सब हम इस कोर्स में देखेंगे. फिर इसमें हम कई सारे न्यू मार्कअप्स वगैरह देखेंगे, कई सारे एट्रीब्यूट जो ऐड अप हुए, और उसके बाद फाइनली हम वैलिडेशन भी देखेंगे कि ना सिर्फ हम फॉर्म्स पे अपना डेटा कैप्चर कर सकते हैं बट क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी लगा सकते हैं. बट यहाँ पे मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि वैलिडेशन एक ऐसा टॉपिक है जो क्लाइंट साइड पे कभी भी पूरी तरह से रिलाई नहीं करना चाहिए. क्लाइंट साइड के वैलिडेशन में आपको सर्वर साइड के पे भी डेटा को वैलिडेट कराना चाहिए. बट विल सी इट इन फ्यूचर चैप्टर. बट फर्स्टली लेट्स कीप वर्किंग विद द फॉर्म्स, व्हाट एग्जैक्टली आर दे. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. द वर्ल्ड Wide Web is the single greatest tool ever invented for collecting information. Web forms are responsible for this. We use them every day, whether we are purchasing something online, doing research, using our favorite search engine, or logging into our email. Web forms have become an essential part of our everyday browsing experience. In fact, without them, the internet would be a rather dull place. Basically, यहाँ पे यही बताया गया है. आप लोगों को अगर पता हो, अगर आप लोगों को कि जो वर्ल्ड वाइड वेब लिखा हुआ है यहाँ पे एक टर्म, इसको हम W3 के नाम से भी जानते हैं, और बेसिकली ये इंटरनेट को रिप्रेजेंट करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है जो पूरा वेब कंट्रोल करती है और
बेसिकली कई सारी कम्युनिटीज़ इसमें ऐड अप होती हैं, कई तरीके की वही इसमें नए रिच फीचर्स कौन से लाने हैं, कौन से ड्राफ्टिंग फीचर्स, कौन से स्पेक्स लेटेस्ट, ये सारी चीज़ें ट्रिपल वाइड वेब ही हमारी, इसको हम बेसिकली इंटरनेट भी बोलते हैं। जो इंटरनेट से जैसे हम किसी भी साइट को एक्सेस करते हैं, ये सारी ट्रिपल डब्ल्यू के अंदर ही आती हैं। सो द बेसिकली जब हम डेटा कलेक्शन की बात करते हैं तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम वेब फॉर्म्स पे की ही बात कर रहे होते हैं। अगर हम वेब के रेफरेंस में बात करें यहाँ पे अभी हाल फिलहाल, तो अगर हम इन मोस्ट ऑफ द केसेस वेयर वी आर कैप्चरिंग द डेटा वी आर यूजिंग फॉर्म्स, मीन्स फॉर्म्स जहाँ जहाँ पे अगर हमें डेटा कैप्चर करना होता है, फॉर एग्जांपल आप फॉर्म्स को इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप कोई एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे भी वेब का फॉर्म एक वही उस फॉर्म की तरह से आप विजुअलाइज कर सकते हैं, जहाँ पे हम कुछ अपना डेटा कैप्चर कर रहे होते हैं, यूज़र से इनपुट मांगते हैं और फिर हम फर्दर उसको ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट वी फर्दर प्रोसेस द फॉर्म्स एंड वट एवर वी नीड टू शो अप वी विल शो, और वट एवर द मीन्स फर्दर स्टेप जो भी होंगे हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो बेसिकली और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर आप देखिए, अगर आप परचेजिंग करते हैं तो बेसिकली जब आप परचेजिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको जब आप चेकआउट करते हैं, अगर आप ऑनलाइन आपने कोई शॉपिंग करी, आपने कोई प्रोडक्ट को सर्च किया, आपने प्रोडक्ट को अब आप ख़रीदना चाहते हैं, आप चेकआउट पेज पे जाते हैं, बेसिकली उस पेज को हम चेकआउट पेज कहते हैं। वहाँ पे वो आपसे कोई डिटेल्स मांगता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, यानी कि किस एड्रेस पे शिप करना है। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो कैप्चर होती हैं वो कहीं ना कहीं फॉर्म्स ही होते हैं, वेब के फॉर्म्स होते हैं जो ये डेटा को कैप्चर करते हैं। या फिर अगर आप ईमेल क्लाइंट्स यूज़ करते हैं, यानी कि जीमेल, हॉटमेल, yahoo.com से अगर आप अपनी याहू मेल वगैरह आप खोलते हैं अपनी, तो बेसिकली वो भी जब आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपसे वो यूज़र नेम पासवर्ड पूछता है। जब आपका वैलिडेट करता है वो यूज़र नेम पासवर्ड, उसके बाद ही आप एंटर कर पाते हैं। तो इस तरीके की भी जो रिक्वेस्ट हैं ये भी बेसिकली फॉर्म्स के ही थ्रू हमारी वैलिडेट होती हैं, सारी चीज़ें फॉर्म्स के ही थ्रू चलती हैं। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पे भी अगर आप सिंपल स्टैटिक साइट्स नहीं देख के अगर कुछ डायनेमिक कंटेंट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र इनपुट, सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस बिहाइंड द सीन्स वी आर यूजिंग वेब फॉर्म्स, और सिंपली इन सिंपल टर्म्स वी कैन कॉल इट एज फॉर्म। तो जहाँ जहाँ भी अगर हम देखें कि बहुत इन मोस्ट ऑफ द केसेस फॉर्म्स एक मेजर पार्ट है HTML का, जो इन रियल लाइफ सिनेरियोज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अदर देन जस्ट प्रेजेंटिंग द कंटेंट इन HTML, फॉर्म्स इज़ यूज बेसिकली फॉर कलेक्टिंग द यूज़र इंफॉर्मेशन डेटा। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम किस तरीके से फॉर्म बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जैसे कि पिछले कोर्सेज़ में करते हैं और फर्दर कोर्सेज़ में करेंगे कि हम बहुत सिंपल से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी मूव ऑन टू द एडवांस टॉपिक्स। सो अगर आप फैमिलियर नहीं हैं किस तरीके से वेब फॉर्म बनते हैं, या HTML से भी आप बहुत ज़्यादा आप फैमिलियर नहीं हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको बहुत ही मॉड्यूलराइज करा हुआ है कोड तक, ताकि आपको बहुत ईजिली आपको समझ में आए। सो लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट आवर फॉर्म्स। सो फर्स्टली वी विल क्रिएट अ सिंपल फॉर्म, मीन्स बहुत ही एक सिंपल तरीके का फॉर्म बनाएंगे। ये वो कोड है जो मैंने यहाँ पे जिसको हम बाद में भी यहाँ पे अभी फर्दर हम एनालाइज करेंगे। बेसिकली कुछ नहीं, एक डॉक्टाइप HTML एलिमेंट लिया है मैंने, जो कि आपको पता होगा कि HTML5 को रिप्रेजेंट करता है। HTML प्रीवियसली ये डॉक्टाइप HTML की जगह एक बहुत बड़ा सा मार्कअप हम लिखते थे, बट इन HTML5 ये अब सिर्फ डॉक्टाइप HTML लिखते हैं। तो ये बेसिकली हमें बताता है कि इस पेज पे हम HTML5 के मार्कअप्स यूज़ कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कर रहे हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वेयर वी आर यूजिंग HTML5 वी आर जस्ट टेलिंग द ब्राउज़र दैट वी आर रेडी टू मूव ऑन और रेडी टू यूज़ HTML5 फीचर्स, और वी आर गोइंग टू यूज़ इट in our page, but it is not mandatory. You can also simply use the simple HTML tags, मीन्स सिंपल आप HTML4 के मार्कअप्स भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ HTML5, बट द थिंग इज़ वी आर जस्ट टेलिंग द ब्राउज़र्स कि
हमारा ये पेज HTML5 के करस्पॉन्डिंग बिहेव करेगा। तो ब्राउज़र अपनी डेफिनीशन के अकॉर्डिंग उस पेज को प्रेजेंट करेगा। सो यहाँ पे हमने मेटा कैर सेट इक्वल टू UTF-8 ले लिया। ये बेसिकली यूनिकोड कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है कि मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स अपार्ट फ्रॉम स्काई चार्ट से ज़्यादा ये कैरेक्टर सपोर्ट करता है UTF। तो यहाँ पे मैंने भी रखा है। ये एक तरीके की आप कह दीजिए गुड प्रैक्टिस होती है अपने कोड में लिखना, अदरवाइज़ नहीं भी आप लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर यहाँ मैंने हेड के अंदर एक टाइटल डिफाइन करा है। टाइटल बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जब आप ब्राउज़र में उस पेज को ओपन करेंगे तो हेडर में एक कंटेंट दिखेगा, उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा टाइटल। तो ये भी कुछ इतना ख़ास नहीं है। फिर बॉडी टैग्स हैं। बॉडी टैग्स के अंदर अगर आप देखो कि हमने अपने एक फॉर्म को डिफ़ाइन किया है। हो सकता है अगर आपको अभी ये इसके टैग्स के अंदर क्या क्या लिखा है अभी नहीं पता चलेगा, बट फॉर द टाइम बिंग जस्ट कंसिडर इट कि वी आर यूजिंग अ फॉर्म टैग विच इज़ स्टार्टिंग विद फॉर्म। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक फॉर्म का टैग है। इस पे हमने एट्रीब्यूट्स लगाए हैं कुछ, जैसे एक्शन मेथड इक्वल टू गेट। इस एक्शन में अभी यहाँ पे मैंने सिंपल कुछ भी नहीं दिया है, सिंपल अभी इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है। इसको लेटर ऑन अभी हम इसको भी देखेंगे कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। मेथड इक्वल टू गेट, ये भी हम आपको अभी लेटर ऑन बताएंगे, बट जस्ट फॉर द टाइम भी अगर आप इसी कोड को एज इट इज़ फॉलो भी कर रहे हैं मेरे साथ, यहाँ पे लिखते चले जाइए कि क्या क्या चीज़ें हम ऐडअप कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी ईजी होगा समझना और काफ़ी ईजिली आप चीज़ों को ग्रास्प कर सकेंगे। सो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई वुड हाईली रिकमेंड you to follow the same code and write it in an HTML पेज। यानी कि अगर आप अपने सिस्टम में एक टेक्स्ट फाइल को ओपन करिए और उसको सेव करिए एज एन HTML विद एन HTML एक्सटेंशन एंड देन ओपन इट इन अ ब्राउज़र, you are going to see this forms or whatever the HTML you are creating. For the time being I am using some div classes। div classes मैंने यहाँ पे बेसिकली ये div है। div बेसिकली ब्लॉक टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। ब्लॉक टाइप्स के एलिमेंट अगर आप समझ सकें तो ये थ्रू आउट ये CSS की प्रॉपर्टी होती है। फॉर द टाइम बिंग अगर आप इसको एक तरीके का कंटेनर समझ लीजिए जो फुल विड्थ ले लेगा वेब पेज की, उसके नीचे सारे जो नेक्स्ट डिव्स होंगी वो उसके नीचे एक के नीचे एक स्टैक होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे डिव क्लास हमने ले ली है, ये CSS का है, ये इसका फॉर्म से कोई रिलेशन नहीं है। फॉर्म में सिर्फ फॉर्म टैग है, एक उसका एक्शन है और एक मेथड है। मेथड गेट मेथड है। यहाँ पे और भी मेथड है, वो अभी हम बाद में फर्दर अभी मैं आपको बताऊँगा, बट फॉर द टाइम बिंग अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि मेथड हमारा गेट है जिसमें कि मैंने एक लेबल दिया है। ये फॉर्म बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है। ये इसकी फंक्शनैलिटी कुछ इस तरीके की है कि हमारा टारगेट ये है फॉर्म क्रिएट करना जिसमें हम नेम यूज़र से हम यूज़र अपना नाम डाल सके और अपना कुछ भी कमेंट लिख सके। ये फॉर्म बहुत ही सिंपल सा है कि जिसमें हमें यूज़र सिर्फ अपना नाम टाइप कर सके और कमेंट लिख सके और उसको सबमिट कर सके। तो किस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र होगा ये सब भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे फॉर्म के बाद अभी आप ये एक्शन और मेथड को इतना ज़्यादा कंसिडर मत करिए, बट फॉर द टाइम बिंग जस्ट टेक इट एज ग्रांटेड कि एक्शन और मेथड हमें यहाँ पे ऐड करने होते हैं। देन वी आर क्रिएटिंग इनपुट बॉक्सेस। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल टू नेम, ID इक्वल टू नेम। बेसिकली इनपुट बॉक्स हमारे वो बॉक्सेस होते हैं जिनके अंदर हम डेटा को कैप्चर करेंगे। यानी कि ये एक तरीके के ऐसे बॉक्स हैं जो आप समझ सकते हैं जिसके अंदर हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप Gmail या याहू मेल या कोई भी आप ईमेल XYZ अगर आप यूज़ करते हैं तो जब भी आप लॉगिन करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक यूज़र नेम पूछता है या ईमेल आपसे पूछता है और एक पासवर्ड पूछता है। जिस बॉक्स के अंदर आप अपना ईमेल और पासवर्ड लिखते हैं बेसिकली वो एक इनपुट टाइप होता है। नेम ईमेल के केस में वो टाइप टेक्स्ट हो सकता है, पासवर्ड के केस में उसका टाइप पासवर्ड होगा। ये हम अभी बाद में देखेंगे, बट फॉर द टाइम भी
जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन कि अगर आप इससे कोरिलेट करेंगे तो आपको ईज़िली समझ सकेंगे कि ये एग्जैक्टली फॉर्म क्या चीज़ क्या कर रहा है। तो इस फॉर्म में हम सिर्फ नेम और कमेंट को गेट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को गेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लेबल में नेम लिख दिया, यानी कि उस इनपुट बॉक्स से पहले नेम लिखा रहेगा ताकि यूज़र को पता लगे कि आखिर किस तरीके की इन्फॉर्मेशन इस इनपुट बॉक्स में डालनी है। इनपुट टाइप टेक्स्ट है हमारा, यानी कि इसमें हम टेक्स्ट टाइप अपना लिख सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट अगर हमें लिखना हो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। नेम इक्वल टू नेम, बेसिकली ये नेम हमें इनपुट का नेम बताता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट इनपुट। और बेसिकली जो डेटा ट्रांसफ़र होता है तो वो एक की वैल्यू पेयर के रूप में ट्रांसफ़र होता है इफ़ वी आर यूजिंग गेट। सो नेम इज़ समथिंग दैट की विच इज़ एसोसिएटेड विद आवर डेटा। इसको भी हम देखेंगे कि नेम यहाँ पे ID इक्वल टू नेम, ये बेसिकली अगर हमें मान लीजिए कोई फर्दर स्टाइलिंग देनी है अपने इनपुट बॉक्स को, या टारगेट करना है, या कोई चीज़ हमें और दिखानी है, तो ID हम इस केस में यूज़ करते हैं। ये CSS के लिए है, बट फॉर द टाइमिंग इट इज़ अननेसेसरी। सो आप इस ID को स्किप कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एंड नेम इक्वल टू नेम, दिस थिंग यू नीड टू राइट इफ़ यू आर राइटिंग द कोड दिस टाइम मीन्स। और मैं यहाँ पे एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप इस एग्जांपल को फॉलो कर रहे हैं तो इसी के साथ आप कोड को भी एग्जीक्यूट करते चलिए ताकि आपको चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होगी। यहाँ पे अब अगर आप देखिए तो अब हमने एक इनपुट लेबल हमने लिया है, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया है, नेम में हमने नेम ले लिया है, ID उसकी डिफ़ाइन कर दी है। फिर हमने फिर ये तो हमने नेम के साथ करा। सेम थिंग हमने कमेंट के लिए भी करा, उसका हमने एक लेबल डिफ़ाइन कर दिया, यानी कि उस इनपुट बॉक्स को यूज़र कैसे समझेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन आनी है, उससे पहले ये शो करेगा कमेंट। फिर टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है, इसमें भी हम एक टेक्स्ट टाइप दे सकते हैं। और नेम इक्वल टू कमेंट, बेसिकली ये वो की होगी जिससे हम वैल्यू लेंगे। और फिर सबसे लास्ट जो तीसरा वाला है वो ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम फॉर्म के बटन, अगर आप मोस्टली अगर आप जीमेल या कोई भी ईमेल या अपने फेसबुक पे देखते होंगे कि आप पहले आप अपनी यूज़र ईमेल डालते हैं, फिर आप अपना पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद आप साइन इन या लॉग इन या फिर सबमिट कोई भी अगर आप फॉर्म वगैरह भरते हैं तो एक बटन होता है जिस पे क्लिक करने के बाद ही आपकी इन्फॉर्मेशन फर्दर प्रोसेस होगी। सो बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये सारे भी एक तरीके के फॉर्म्स ही होते हैं। यहाँ भी हम फॉर्म से एक तरीके का क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम नेम और कमेंट यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, और जैसे ही यूज़र इनपुट इन्फॉर्मेशन ये फिल करेगा डेफिनेटली वो इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा टू द सर्वर टू प्रोसेस द डेटा वॉट एवर ही हैज़ एंटर्ड। सो यहाँ पे हमने नेम और कमेंट लिया। सो अगर हम UI के टर्म्स में देखें, अगर आपने इस फॉर्म को एज एन HTML सेव करा होगा और ब्राउज़र में किसी भी फायरफॉक्स, क्रोम या अगर आप मैक का सफारी यूज़ कर रहे हैं, आप किसी में भी ओपन करेंगे तो बेसिकली आपको एज एन HTML इस तरीके का दिखेगा। ब्राउज़र के अकॉर्डिंग वो थोड़ा फॉन्ट वगैरह कुछ अलग हो सकते हैं, बट मोर और लेस ये आपको इसी तरीके का दिखेगा, जहाँ पे ये नाम वो नाम है जो हमने यहाँ लेबल पे दिया हुआ है। ये इनपुट उस नेम के नेक्स्ट जो इनपुट बॉक्स बन के आ रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लेबल कमेंट है, ये विल कमेंट, और ये इनपुट टाइप सबमिट है। नेम इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू सबमिट, ये भी ये चीज़ एक और चीज़ मैं आपको फर्दर बताऊँगा। यहाँ पे इस तरीके का UI हमारे पास जनरेट हुआ जिसमें नेम हमारा ये लेबल है, ये इनपुट बॉक्स है जिसका नाम यहाँ पे नेम है, ये लेबल है कमेंट, ये इनपुट बॉक्स है कमेंट का जिसका नाम है कमेंट, और ये वो सबमिट बटन है ये वो इनपुट टाइप है जिसका टाइप जो है सबमिट है। नेम इक्वल टू सबमिट, जैसे कि हम ये देख रहे हैं नेम कमेंट सबमिट, सबके अपने अपने इनपुट बॉक्सेस का कुछ ना कुछ नाम है। वैल्यू इक्वल टू सबमिट, ये उस सबमिट को रिप्रेजेंट करता है
जो इस सबमिट बटन पे यहाँ पे शो हो रही है। तो अगर यहाँ पे हम मान लीजिए सेंड लिखना चाहें, तो अगर हम वैल्यू इक्वल टू सेंड लिख देंगे तो आउटपुट में हमारे यहाँ पे सेंड बटन आएगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है जो इस तरीके के कोड से जनरेट होगा। सो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा चिंतन, कमेंट में मैंने डाल दिया दिस इज़ कमेंट। ये मैंने अपने इनपुट बॉक्स में अब जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन डाली और मैंने अब इस बटन पे क्लिक करा सबमिट बटन पे। सो अगर आप ये, क्योंकि अभी मेरा पेज जो है सिंपल स्टैटिक पेज है, कोई सर्वर इससे अभी सर्वर साइड की कोडिंग हम इसमें नहीं कर रहे, तो यहाँ पे सिर्फ इतने देखने की बात है कि हमारे पास कोई सर्वर तो है नहीं, तो डेटा कैसे जा रहा है, किस तरीके से कैप्चर हो रहा है। तो बेसिकली इसीलिए यहाँ पे मैंने मेथड गेट रखा था। मेथड इक्वल टू गेट बेसिकली हमें ये बताता है कि ये हमारी इंफॉर्मेशन जो भी पास होगी ये ब्राउज़र में हमें ओपनली हमें दिख रही होगी। यानी कि जो भी हम नेम सेंड कर रहे हैं या अपना कमेंट सेंड कर रहे हैं या ईमेल सेंड कर रहे हैं वो हमें विजिबल होता है। और वो ब्राउज़र में हमें कहाँ विजिबल होता है, तो लेट से मैंने नेम इक्वल टू चिंतन रखा, कमेंट इक्वल टू दिस इज़ कमेंट रखा और सबमिट बटन करा। तो जैसे ही अगर आप अपने पेज का यहाँ पे, ये मैं फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ब्राउज़र में ही आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगी। मैंने बताया था इन्फॉर्मेशन सेंड कैसे होती है, जो उस इनपुट का नाम होगा, जैसे कि इस केस में मेरे इनपुट का नाम नेम है, और उसकी वैल्यू की पेयर वैल्यू में जाती है और एंड से सेपरेट होती है। इस केस में यहाँ पे भी जो है प्लस साइन दिखा रहा है ब्लैंक स्पेस को, कई बार यहाँ पे परसेंटाइल 20 दिखाता है, तो वो यूआरएल का इनकोडिंग करने का तरीका जो होता है तो उसी को रिप्रेजेंट करता है। बट इन दिस केस दिस इज़ ओनली रिप्रेजेंटिंग अ ब्लैंक स्पेस। सो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे हमारा नाम हो गया उस इनपुट का नाम, नेम इक्वल टू इनपुट नेम, ये कमेंट उस इनपुट बॉक्स के नेम को रिप्रेजेंट करता है, और ये उसकी वैल्यू सबमिट इक्वल टू सबमिट। सो बेसिकली इस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र होता है। अगर हम इस तरीके का फॉर्म बनाएंगे कि नेम के अंदर जो भी हम कंटेंट लिखेंगे ये नेम है, कमेंट और सबमिट, और इस तरीके का हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है। सो आई होप अप टू दिस पॉइंट ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू नाउ। मुझे लगता है कि यहाँ तक कि अब ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्म था। आप इस एग्ज़ाम्पल को अगर ट्राई कर रहे होंगे तो आप भी इसको देखिए। आप कुछ भी आप अपना फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर द टाइम भी आप नेम की जगह अब नेम लिख लीजिए, अपने कमेंट की जगह आप अपना ईमेल लिख दीजिए, एक कोई और 3-4 और इनपुट टाइप टेक्स्ट के आप बना के इनपुट बॉक्स से इंफॉर्मेशन सेंड करा के देखिए कि जब सबमिट बटन का आप टेक्स्ट चेंज करके देखिए कि इन्फॉर्मेशन जब आप क्लिक करते हैं और मेथड इक्वल टू गेट रखी है तो किस तरीके से वैल्यू ट्रांसफ़र होती है और आपको अपने ब्राउज़र में दिखती है। यहाँ पे ब्राउज़र में इसलिए मैंने शो कराई है क्योंकि अभी हमने सर्वर साइड प्रोग्रामिंग हैंडल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सर्वर साइड पे अगर हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो ये हमारा पेज किसी सर्वर पे लाई कर रहा होता है जहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, और सर्वर के PHP या जावा Node.js या फिर .NET या जावा के कोड में हम इसको किसी तरीके से या रूबी में इंफॉर्मेशन हम अपनी सेव कराते हैं, और फर्दर हम डेटाबेस वगैरह में सेव भी करा सकते हैं। बट वो बैकएंड कोड है। इस यहाँ पे हम सिर्फ HTML की बात कर रहे हैं, फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ इतनी ही चीज़ों को कवर अप करेंगे। सो उस बहुत ही सिंपल फॉर्म में से जो कुछ चीज़ें आपको टैग्स जो है याद रखने की थी वो है फॉर्म इक्वल टू फॉर्म, यानी कि हमारा जो फॉर्म हमने क्रिएट किया था ये फॉर्म और इसका एक क्लोजिंग, ये स्टार्टिंग
है और ये एंडिंग है। HTML में आप देखते होंगे मोस्ट ऑफ द टैग्स कि स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स होती है, या वो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं। सेल्फ क्लोजिंग बेसिकली वो होते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, गौर कर रहे हैं कि हेड का हेड से बंद हो रहा है, ठीक है, टाइटल जो है टाइटल से बंद हो रहा है। बट अगर आप यहाँ पे इनपुट को देखें, इनपुट एलिमेंट का कोई फर्दर क्लोजिंग एलिमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम सेल्फ क्लोजिंग टैग्स लगा देते हैं। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने एलिमेंट को HTML में। इनको हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। सो यहाँ पे भी मैंने आपको इसीलिए बता दिया कि फॉर्म का एक स्टार्टिंग टैग है, एक एंडिंग टैग है। इनपुट हमारे यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग है। टाइप इक्वल टू सबमिट आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ये वो टाइप है सबमिट बटन की, या सबमिट इनपुट टाइप की, कि जिस पे इंफॉर्मेशन हम सेंड करते हैं, इसमें इनपुट टाइप हमारा सबमिट होता है। वैल्यू इक्वल टू सबमिट या सेंड वो वैल्यू होती है जो कि हमें उस पर्टिकुलर जो बटन बन के आता है, सेंड बटन बन के आता है, वहाँ पे शो अप करती है। अगर हम वैल्यू नहीं देंगे तो जो भी ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट होता है वो ले जाएगा। जैसे इन फायरफॉक्स इन मोस्ट ऑफ द टाइम वो सबमिट क्वेरी लिखता है। तो आप एक ट्राई ये भी कर सकते हैं कि आप उस अपने सेंड सबमिट बटन से वैल्यू को हटा के देखिए कि तब ब्राउज़र क्या चीज़ शो करता है। सो अगर आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो इन फायरफॉक्स इट विल शो अप एज अ submit query, but since we are defining a value as a submit, so submit is showing as a text over our button या input type जिसका submit है हमारा। फिर method equal to get, ये वो method है। ये basically कई सारे methods होते हैं। यहाँ पे get वो method होता है कि अगर हम get equal to अपने method में get लिखते हैं तो बेसिकली हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें ब्राउज़र में एज इट इज़ शो अप हो जाती है। एक्शन बेसिकली जब एक्शन इक्वल टू, अभी यहाँ हमने ब्लैंक इसलिए रखा है क्योंकि हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करते हैं और यहाँ पे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम एक बुकिंग का फॉर्म बनाते हैं। बुकिंग के बाद हमारा पेमेंट कन्फर्मेशन का हमारे पेज पे हमें यूज़र की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना होता है। तो एक्शन के अंदर वो हम पेज डिफ़ाइन कर देते हैं जिस पे हमारी ये सारी फॉर्म की वैल्यूज़ प्रोसेस होंगी। यानी अगर ए फॉर्म पे अभी हम AH.HTML पे कर रहे हैं और हमें चाहिए कि हमारा एक booking.php नाम से एक फ़ाइल बनी है जिस पर रीडायरेक्ट हो, तो वो हम एक्शन में अपने डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पे। बट अभी हम सर्वर साइड कोड देख नहीं रहे हैं तो हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग इतने फर्स्ट एग्जांपल के लिए आप अगर इतनी भी चीज़ों को याद रख सकें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द टाइम हमने बहुत सारे इसमें से टॉपिक्स को अगर आप देखें तो एक बहुत बेसिक सा एक फॉर्म हमने कैप्चर करा है यहाँ पे। फर्दर हम और एडवांस फॉर्म्स को भी देखेंगे, बट यहाँ तक कि मुझे लगता है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर। नाउ ये यहाँ पे मैंने एक बार फिर से आपको बताया कि फॉर्म को आपको बनाने में याद रखना होगा, फॉर्म एक्शन आपको डिफाइन करना होगा, मेथड इक्वल टू गेट फॉर्म, और इस फॉर्म के बीच में आपके सारे इनपुट एलिमेंट्स आएंगे। इनपुट टाइप सबमिट आएगा आपका, ताकि इंफॉर्मेशन आप अपनी प्रोसेस कर सकें। ये देखिए, अभी मैंने आपसे कहा था ये बहुत ही सिंपल सा पेज है। अगर आप इस एग्ज़ाम्पल को देखें तो कुछ भी फैंसी नहीं हो रहा है, लगभग पिछला ही एग्ज़ाम्पल है। बट यहाँ मैंने जो फॉर्म एक्शन था जो कि ब्लैंक था पिछले एग्ज़ाम्पल में, उसको मैंने ex1 thankyou.html पेज से चेंज कर दिया है। यहाँ पे तो भी मैंने सिंपल एक HTML पेज से रेफ़र करा है, बट इन जनरल सिनेरियो बेसिकली ये हमारा सर्वर साइड का पेज होता है, या जो भी हम सर्वर साइड कोडिंग करते हैं वहाँ पे जिस मेथड पे हमें डेटा को कैप्चर करना होता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। इस केस में अभी
इसका सिंपल सा सिनेरियो ये है कि जैसे ही हमारा इस फॉर्म को यूज़र सबमिट करेगा, एक्शन परफॉर्म होगा और यूज़र विल बी रीडायरेक्टेड टू ex01 माइनस thankyou.html example1 thankyou.html पेज। बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं और यहाँ पे मैंने एक थैंक यू पेज भी बना दिया, बहुत ही सिंपल सा है। बस यहाँ पे मैंने देखिए एक स्टाइल उसको दे दी है। अभी मैं इसका आपको यूआई भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से बेसिकली होगा। यहाँ पे थैंक यू मैंने एक क्लास ले ली है, एक डिव को दे दी है, उसका बैकग्राउंड मैंने सेट कर दिया, थोड़ा कलर दे दिया, उसको अपनी क्लास एक दे दी है, उसको h2 हेडर टैग बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। उस हेडर टैग में थैंक यू फॉर्म सबमिटिंग, यहाँ पे थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि शो अप हो जाएगा जैसे ही यूज़र इस कोड को एक बार मैं चाहूँगा कि आप नोट डाउन करें। पिछले ही एग्जांपल जैसा द ओनली थिंग इज़ कि एक्शन यहाँ ब्लैंक की जगह मैंने उसको एक HTML पेज से रेफ़र कर दिया है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो थैंक यू पेज यहाँ पे हमने डिज़ाइन करा है, ये बेसिकली उसी फोल्डर के अंदर होगा जिस फोल्डर के अंदर आप अपना ये HTML फाइल आपकी लाई करती है। क्योंकि वरना अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, किसी और लोकेशन रख देते तो बेसिकली हमें उस पाथ तक का हमें पाथ डिक्लेयर करना पड़ेगा अपने एक्शन के लिए। बट फॉर द टाइम बीइंग मैं यहाँ पे फिर कह रहा हूँ क्योंकि हम सिंपल HTML और HTML5 ही यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं, सर्वर साइड कोडिंग नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल सी इस एग्ज़ाम्पल से को हम इस थैंक यू पेज को हम उसी एग्ज़ाम्पल वाले अपने कोड HTML वाले ही डायरेक्टरी में रखेंगे ताकि ईज़िली इसको नेविगेट हो जाए। सो लेट्स सी सेम UI आएगा। यहाँ पे मैंने नेम इक्वल टू टेस्ट रख दिया है, कमेंट इक्वल टू दिस इज़ अ टेस्ट रख दिया है, पिछले से मैंने चेंज कर दिया है। जो गौर करने वाली बात है, सेम यहाँ पे भी मेथड, क्योंकि मेरा गेट है तो वो यहाँ ब्राउज़र में मुझे विजिबल होगा। बट द थिंग इज़ कि मैं जैसे ही सबमिट बटन दिखाऊंगा, दबाऊंगा, इट विल redirected to another page and that is our thank you page with the same message what we have written in our code in that particular HTML page। ये सेम देखिए, ये वही कलर है बेसिकली। मैंने कहा था आपसे, एक मैंने बैकग्राउंड दे दिया और एक टेक्स्ट लिख दिया है H2 H3 बेसिकली आई थिंक H2 टैग के अंदर मैंने उस टेक्स्ट को लिखा है और सेम ये यहाँ पे हमें विजिबल हो जा रहा है। तो बेसिकली इस तरीके का से हम रीडायरेक्शन कर सकते हैं। बट ये सर्वर एंड पे ये चीज़ें ज़्यादा रीडायरेक्शन या डेटा को हैंडल करना है। बट यहाँ पे अभी हम सिर्फ मार्कअप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे क्लाइंट साइट पे ये सारी HTML फॉर्म हमें विजिबल होता है, किस तरीके से होता है। तो अब द थिंग इज़ आई बिलीव दिस इज़ क्लियर टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली एक्शन मीन्स। मेथड इक्वल टू गेट, अगर हमारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्राउज़र के नेविगेशन बार में हमें वो सारी इंफॉर्मेशन दिखेगी। नहीं चाहते हैं हम इंफॉर्मेशन तो उसके हमें डिफरेंट मेथड्स हैं। बट क्योंकि अभी हम सर्वर साइड कोडिंग नहीं हमने देखी है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को सर्वर साइड कोडिंग से भी फेमिलियर नहीं है। जो लोग फेमिलियर हैं उन्हें ऑलरेडी ये चीज़ें क्लियर होंगी। बट इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद द सर्वर साइड कोड then in most of the cases you will only use method equal to get to know what exactly is going on while clicking on the submit button and how the data is transferred. Basically method attributes, and method attributes हमारे इस चीज़ को रेफ़र कर रहा है। मेथड जैसे कि फॉर्म में एक मेथड है, इसके एट्रीब्यूट्स में कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं। सो इन मोस्ट जनरल केसेस वी आर यूजिंग टू टाइप्स। वन इज़ द गेट मेथड, जैसे कि अभी हमने अपने पिछले एग्जांपल में देखा है और भी एग्जांपल्स में देखा, हम सिर्फ गेट को ही यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं।
बेसिकली पोस्ट गेट मेथड यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे, फिर हम पोस्ट के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स फर्स्ट सी व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ गेट मेथड. द गेट मेथड. The get method sends your form data within a URL. This method is commonly used when performing tasks that just need to fetch existing data from a web server, such as searches or product filters on e-commerce websites. When a user submits the form, the browser will start to create a new URL to send the user to. Basically, जैसा कि मैंने बताया कि गेट मेथड जो है हमारे डेटा को यूआरएल में सेंड करता है. जैसे कि अभी हमने पिछले भी एग्जांपल में देखा था, जैसे ही हमने सबमिट बटन दबाया हमारी इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी यूआरएल में अपेंड होके चली गई, जिसको हम सर्वर साइट पे एक्सेस कर सकते हैं. बट द थिंग है कि वो ब्राउज़र में पूरी की पूरी विजिबल होती है. द मोस्ट कॉमन केसेस, ये वो केसेस हैं जहाँ पे हम जनरली गेट मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमें गेट मेथड की ज़रूरत नहीं होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर हम गेट मेथड पासवर्ड हमारा जीमेल की साइट पे हम लॉगिन करते हैं, तो बेसिकली हमारे पास हम अपना नाम और पासवर्ड डालते हैं. तो हमारा हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी हमारा जो है पासवर्ड या नाम वो यूआरएल में अपेंड होके जाए, क्योंकि यूआरएल में अपेंड होने से कोई भी उस डेटा को देख सकता है. सो द थिंग इज़, हम वहाँ पे हम गेट मेथड यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे हम दूसरे मेथड यूज़ करते हैं. बट द कॉमन केस कि जहाँ पे हम गेट मेथड यूज़ करते हैं, लेट सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई एक सर्च का पेज है. जैसे कि अगर आप शॉपिंग कार्ट पे या आप किसी भी अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या मंत्रा पे अगर आप शॉपिंग करते होंगे, तो आप देखते होंगे कि जब आप प्रोडक्ट्स के पेज पे जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मान लीजिए मोबाइल का एक पेज है हमारा, उसको हम एक्सेस कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे फ़िल्टर्स आते हैं. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रांड आते हैं. लेट सपोज़ मैंने चूज़ करा माइक्रोसॉफ्ट ब्रांड, तो आप जैसे ही उसको सेलेक्ट करते होंगे तो देखते होंगे कि उसका ब्रांड का नाम जो है वो यूआरएल में अपेंड हो जाता है. फिर हम और फर्दर फ़िल्टर्स लगाते हैं. जैसे कि अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट सेलेक्ट करा, तो अब मोबाइल में हमने प्राइस रेंज दे रखी है कि 5,000 से 10,000 तक के ही मोबाइल शो अप हो. तो वहाँ पे आप जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो आप फिर देखेंगे कि आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्राउज़र में ही अपेंड हो रही है. वहाँ पे रेंज आ जा रही है हमारी 5,000 to 10,000. So these are the common cases where we are using get. Something like this. Let's say कि हमारा myexcelclass.com पे एक सर्च का पेज है. यहाँ पे अगर आप देखें कि एक पेज आता है, मैंने अपनी सर्च रखी, मुझे HTML5 का कोर्स देखना है जो कि डेट है जिसकी 22 नवंबर 2015. तो इस तरीके से हम हमारी अपनी फ़िल्टर कर सकते हैं. हमारी सर्चेस वगैरह फ़िल्टर होती चली जाएंगी और रिक्वायर्ड आउटपुट या डिज़ायर्ड आउटपुट जो भी है हमें वो विजिबल होता चला जाएगा. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली ये यूआरएल किस तरीके से रिफ़र करता है. सो यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक करके आपको इस यूआरएल की एनाटॉमी बताई है. बेसिकली कि ये जो यूआरएल जिसे हम बोलते हैं, ये इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं. तो अगर आप सबसे पहला पार्ट देखेंगे, ये HTTP, ये बेसिकली हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है. ये बहुत ही सिंपल सी प्रोटोकॉल वेब पे फॉलो होती है. बट जहाँ पे बैंकिंग साइट, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जहाँ पे पेमेंट गेटवे होते हैं, अगर हम पेमेंट कोई कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये HTTP की जगह HTTPS हो जाता है, यानी कि सिक्योर हो जाता है. वो उसको हम कहते हैं HTTPS. तो अगर जहाँ पे अगर आप
गौर करिएगा अगली बार जब आप किसी भी शॉपिंग साइट पे जाइएगा और आप पेमेंट पेज पे जाएंगे तो वो यूआरएल चेंज हो जाता है, उसका प्रोटोकॉल चेंज हो जाता है, HTTP से HTTPS PS हो जाता है, यानी कि सिक्योर हमारा ट्रांसफ़र नेटवर्क ऑन हो जाता है हमारा। सो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल हैं और भी कई तरीके से प्रोटोकॉल्स आते हैं, जैसे FTP आता है हमारे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए आता है, TCP हमारे बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए होता है, और भी POP मेल और भी IMAP कई तरीके के प्रोटोकॉल हैं। बट यहाँ पे वेब पे हम बात कर रहे हैं तो जनरली हम दो तरीके के ही देखते हैं, HTTP एंड HTTPS। सो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है हमारा। सबसे पहला पार्ट हो गया हमारा प्रोटोकॉल, दूसरा हो गया हमारा डोमेन नेम। बेसिकली www.myexcelclass.com डोमेन नेम को हमारे रेफ़र करता है कि हमारा डोमेन नेम क्या है, इसको हमारा डोमेन नेम रेफ़र करता है। search.php ये बेसिकली हमारा पाथ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारे सर्वर पे फ़ाइल की लोकेशन को बताता है, लेकिन एग्जैक्टली ये फ़ाइल की लोकेशन नहीं होती है, ये हमारा वो पाथ होता है कि जो इसको यूज़र को लगता है कि इस पाथ के इस डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग ये पाथ पे ये फ़ाइल पड़ी है। बट सिक्योरिटी रीज़न से और जो भी हम फ्रेमवर्क वगैरह यूज़ करते हैं ये एग्जैक्टली इस पाथ पे नहीं पड़ा होता है, इसकी हम URL की मैपिंग करते हैं। सो बट फॉर द टाइम बिंग आप इसको इस तरीके से सोच सकते हैं कि इस excelclass.com पे के search.php पाथ पे हमने URL पैरामीटर सेंड करें, यानी कि अब ये search.php पेज हमारे इन पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करेगा और उसके बेसिस पे करस्पॉन्डिंग रिज़ल्ट सेट हमारे जनरेट होंगे। सो बेसिकली इस चीज़ का हमारे यहाँ पे सिर्फ इतना मतलब होता है। एक चीज़ यहाँ पे और भी जानने वाली है कि ब्राउज़र डू पुट अ लिमिट ऑन द लेंथ ऑफ URL and therefore the amount of data that you can submit using the get method. This limit varies depending on the browser, but a limit of 2000 characters is typical. If you have a fairly large form or using text area elements, you should use the post method instead. यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ब्राउज़र्स की बेसिकली एक लिमिट होती है कि यानी कि कितने कैरेक्टर्स वो पर्टिकुलर अपने URL बार में शो अप कर सकता है, दिखा सकता है या ट्रांसफ़र कर सकता है। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये 2000 होती है, कैरेक्टर्स की लिमिट होती है, जो कि 2000 कैरेक्टर्स भी बहुत होते हैं। बट लेट्स से कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फॉर्म था जिसमें हमें एक स्टोरी राइटिंग फॉर्म था, यानी कि यूज़र आएगा और अपनी वो एक स्टोरी लिखेगा। तो स्टोरीज़ तो बहुत बड़ी बड़ी भी हो सकती हैं। सो इट विल इन मोस्ट जनरल केसेस वो 2000 की कैरेक्टर लिमिट को एक्सीड करते हैं। तो जब इन तरीके के केसेस होते हैं तो हमारा मेथड जो है गेट की जगह हमारा पोस्ट मेथड हो जाता है। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट एरिया एलिमेंट लिखा है, इसको अभी हम फर्दर पढ़ेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली आई मीन बाय टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। सो द थिंग इज़ कि बहुत ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेशन अगर आप ट्रांसफ़र हो रही है तो ट्राई टू डिकम्पोज इट अप टू 2000 कैरेक्टर्स। और वैसे भी इन जनरल केसेस हम टू बी ऑनेस्ट हम इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज़ ओनली पोस्ट मेथड रादर देन गेट। हम गेट को हम जनरली सर्च इन वगैरह की ही क्वेरीज़ में हम लगाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा रोल नंबर या हमारे साइट पे हमारा मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल रिज़ल्ट डिस्प्ले हो रहा है तो हम जनरली अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग वहाँ पे रिज़ल्ट को डिस्प्ले करा सकते हैं, ताकि यूज़र जो है सिंपल उसका URL अपेंड करता जाए और उसको रिज़ल्ट शो अप होता जाता है। और इस तरीके का बेसिकली होता भी है। अगर आप किसी साइट के वेबसाइट पे जाइए जहाँ पे आपके रिज़ल्ट्स वगैरह डिस्प्ले होते हैं तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस इसी तरीके से गेट की ही क्वेरीज वहाँ लिखी रहती हैं। बट द थिंग इज़ कि इफ़ द डेटा इज़ वेरी लार्ज try to use the post method. An advantage of using the get method is that the URL that is generated when the form is submitted can be bookmarked. For example, if you use the get method on a search form,
The user can bookmark the result page as the form data that contains the search term is present in the page URL. If you use the post method, they could not do it because the data is passed behind the scenes. यहाँ पे एडवांटेज गेट मेथड का एक यही है कि आप इसको बुकमार्क कर सकते हैं. बेसिकली बुकमार्क भी आपका इस तरीके से आप पेज को कर सकते हैं क्योंकि आपकी हर चीज़ विजिबल होती है, तो ईज़िली जो हमारा ब्राउज़र है उस यूआरएल को कैश कर सकता है, उसकी लोकेशन को बहुत ईज़िली कैप्चर कर सकता है और उसके बेस पे पेज को कैश कर सकता है और नेक्स्ट टाइम जब आप विज़िट करें तो उसको ईज़िली खोल सकता है. तो बेसिकली बुकमार्क्स हो सकते हैं हमारे, अगर आपको पता हो ब्राउज़र में हम पेजेस को बुकमार्क कर सकते हैं या आप लेटर वर्ड्स अगर आप उनको यूज़ करके आए तो एक तरीके का एक मार्कअप होता है कि हम पेजेस को बुकमार्क कर देते हैं कि हाँ ये पेज हम जनरली ज़्यादा एक्सेस करते हैं तो हम उन्हें बुकमार्क कर देते हैं. तो वो बहुत आजकल तो जो मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं उनमें बाय डिफ़ॉल्ट सर्चिंग भी ऑन हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अगर हम 2-3 साइट्स google.com गिटहब करते हैं और जैसे ही हम जी लिखते हैं तो वैसे ही हमारे सारे रिज़ल्ट आ जाते हैं. बट द थिंग इज़ कि ये जो यूआरएल जो हमारे गेट मेथड के थ्रू हम जनरेट होते हैं इनको हम बुकमार्क भी कर सकते हैं, बट नॉट इन द केस बिकॉज क्योंकि वहाँ पे पोस्ट में जो डेटा सेंड होता है वो बिहाइंड द सीन्स होता है. सो यहाँ पे मुझे लगता है कि अब आप लोगों को मेथड इक्वल टू गेट और पोस्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट मेथड इक्वल टू गेट किस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र करता है फॉर्म्स में ये अब आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और बहुत ईज़िली अब आप फर्दर किसी को भी एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. और मैं यह चाहूँगा कि आप मल्टीपल एग्जांपल्स को मल्टीपल इनपुट बॉक्स से करते हैं ताकि आप उतनी जल्दी इस कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर सकें. सो लेट्स मूव ऑन टू द पोस्ट मेथड. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फेमस मेथड्स और इन मोस्ट जनरल सिनेरियोज वी आर यूजिंग post method to transfer the data because the first use case is कि हमारा ये डेटा इसमें विजिबल नहीं होता है और दूसरा जो है कि बहुत सारा हम डेटा इसमें सेंड कर सकते हैं. सो लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक एंड हाउ वी कैन यूज़. अगर आप देखें तो सेम चीज़ वहीं पर है. एक्शन हमारा query.php है, ब्लैंक भी हो सकता है कोई. यहाँ तो मैंने सिर्फ रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे एक्शन लिख दिया है, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है. मेथड इक्वल टू वहाँ पे हम गेट यूज़ करते थे, यहाँ पे हम सिर्फ पोस्ट यूज़ करेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ हमारी वैसे ही चलेगी. द ओनली थिंग इज़ कि अब हमारा डेटा विजिबल नहीं होगा क्योंकि उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं query.php पेज पे वाया पोस्ट मेथड. सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द URL. The post method should be used when performing any action that will involve data being saved to a database. While it is also technically possible to save the data using the get method, it is considered a security best practice to use post for these actions. Post method basically जहाँ पे भी हमें एज अ बेस्ट प्रैक्टिस जहाँ भी हमें जो भी डेटा अगर हमें डेटाबेस में सेव करना हो तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर यूजिंग पोस्ट मेथड. गेट मेथड के थ्रू भी हम कर सकते हैं बट एज अ बेस्ट प्रैक्टिस हम पोस्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. पोस्ट मेथड हमारा और पूरा सेम वही चीज़ें रहती हैं, बस सिर्फ मेथड इक्वल टू हमारे गेट की जगह पोस्ट हो जाता है. यहाँ पे मैं बता रहा हूँ द URL for forms that use the post method is constructed in largely the same way. The difference is that the form data is not added to the URL as parameters, but it is still encoded. Instead, the data is effectively sent in the background and completely hidden from the URL. The data can still be picked up and processed by the server. Basically, हर चीज़ सिमिलर रहती है. The only difference is कि गेट मेथड में हमारा डेटा जो है हमें URL में अपेंड हो जाता था, यहाँ पे वो अपेंड नहीं होगा.
जाएगा यहाँ से भी वैसे ही जैसे गेट के थ्रू जाता है, मतलब यहाँ पे इन टेक्निकल टर्म्स इट गोज़ रादर देन इन अ हेडर, इट गोज़ इनसाइड द बॉडी, सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट विजिबल एक्चुअली। बट द थिंग इज़ कि ये इन कॉमन सेंस ये हमारे यूआरएल के पैरामीटर्स में नहीं पास होता है, इसलिए ये हमें एक तरीके से हिडन रहता है, बट द सर्वर कैन ईजिली बी प्रोसेस। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर यूजिंग, अगर आप PHP लैंग्वेज से फेमिलियर हो तो वहाँ पे भी डॉलर गेट मेथड होते हैं, डॉलर पोस्ट मेथड होते हैं, उनके थ्रू हम फर्दर रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हैं। द थिंग इज़ सेम, द ओनली डिफरेंस इज़ कि यहाँ पे अब हमारा डेटा विजिबल नहीं होगा यूआरएल के पैरामीटर्स में। द पोस्ट मेथड कैन हैव सम सिक्योरिटी बेनिफिट्स। For example, you would not want to use the get method for a login form, as a user logs in detail would be visible in the URL, including his or her password. Also, as the data is passed in the URL, there is nothing to stop a user from easily modifying this data by editing the URL in the address bar. This can sometimes break your application if they do not have the appropriate measures in place for dealing with the incorrect data. Basically, and over the get method, post method has some benefits. अब आपको भी ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्या बेनिफिट है। फर्स्टली तो अब बेनिफिट ये है कि बहुत ज़्यादा अगर हमारे पास डेटा हो। दूसरा बेनिफिट और जो सबसे बड़ा मेजर बेनिफिट है कि ये हमें विजिबल नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा मान लीजिए आप 2-3 फ्रेंड्स बैठे हो और हम एक लॉगिन पेज हमने बनाया हो जहाँ पे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, तो आप नहीं चाहेंगे कि पासवर्ड आपका ब्राउज़र में विजिबल हो ताकि हर कोई उसको पढ़ सके। सो इन दिस केस दैट इज़ वाई इन कीपिंग इन माइंड दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज वी डेवलप्ड अ फॉर्म and transferred the data using the post method so that it is hidden from the other users, and still it can be accessed by the server. So the thing, and also the size of the information that we can send is greater than that what we send in a get method. So these are the benefits basically. हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और भी अगर आप देखें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपके पास, आपको पता है कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन URL में अपेंड करके भेज रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, और हो सकता है कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो आप उस पर्टिकुलर यूज़र को नहीं दिखाना चाह सकते, बट क्योंकि वो URL में अपेंड हो जाती हैं और रिक्वेस्ट सेंड हो जाती हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसे पेजेस भी हमें एक्सेसिबल हो जाए जो उस फर्दर यूज़र के करस्पॉन्डिंग हमें नहीं दिखाने चाहिए थे, बट क्योंकि हमारे इन्फॉर्मेशन सीधे पूरे URL बार में हमारे एक्सेसिबल होती है और चेंजेबल भी होती है, तो कोई भी यूज़र उसका बेनिफिट उठा सकता है और मतलब उस डेटा को चेंज कर सकता है। तो ये सारे कुछ केसेस होते हैं कि दैट इज़ वाई वी प्रेफर post over the get method. The last but not the least thing that you should keep in mind, that it is important to note though that using the post method will not solve all of these problems, and it is not enough to make your forms completely secure, but it helps. फिर आपको एक चीज़ और भी आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि सिर्फ ये नहीं है कि अगर हमने गेट की जगह पोस्ट मेथड यूज़ कर लिया तो हमारे सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स ख़त्म हो जाते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स स्टिल प्रिवेल्स, बट द थिंग इज़ वो कुछ कम हो जाते हैं। इतने सारे ओपन सिक्योरिटी कंसर्न्स की जगह अब हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स कम हो जाते हैं और थोड़ी चीज़ें हमारी जो हैं एक्स्ट्रा हमें सर्वर पे ही डेटा वैलिडेशन वगैरह हमारे पास कराना पड़ता है, बट द थिंग इज़ वी कैन रिजॉल्व मोस्ट ऑफ द वेरी कॉमन प्रॉब्लम with via using the post method. So I hope this is clear to you, but the thing is
One more thing I would like to add, which I am not covering over in this tutorial because it is out of the scope, but still I would like to tell you that we are not only means there are so many features added in HTML5. So this is not only the get and post method actually exists. There are few more methods that is existing nowadays. Means instead of get post we have put, delete, head. These are also different kinds of methods having different kinds of use cases, but in most general scenarios we are only emphasizing on get and post method to fetch the data or to retrieve the data. So I hope the method is now clear to you, the action is clear to you, the form element which is having these two attributes over it, it is clear to you now. So I hope up to this point it's all clear to you now. So now move on to the next topic, that is input attributes. So what are they, what do we mean by input attributes? So let's cover up another interesting topic, naming inputs. Basically input type equal to text, name equal to name. Although it is not strictly required, all your input elements should have a name attribute. If you intend on sending the data to a server, you will need to specify a name attribute, otherwise the browser will not send your data. Basically the thing is, whenever we are defining the input type equal to text, name equal to name, it is not actually been required to mention the name equal to name. मीन्स यहाँ पे अगर आप नेम इक्वल टू नेम नहीं देंगे तो भी इनपुट बॉक्स हमारा आएगा, बट द थिंग इज़ इट विल नॉट गोइंग टू सेंड द डेटा टू द सर्वर बिकॉज, और ये भी ठीक है क्योंकि जब हमारे पास उस की का नाम ही नहीं है जिस नाम में जिस की में हमें वो वैल्यू भेजनी है इस इनपुट बॉक्स में, तो वो डेटा सेंड कैसे कर पाएगा. सो द थिंग इज़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट द मीन्स यू कैन से आप इसको एक तरीके का फ़ीचर भी कह सकते हैं कि अगर आपके HTML कोड में कोई एरर हुई है तो भी HTML साइलेंटली उस एरर को बाईपास कर देगा विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ एरर और वार्निंग्स लाइक वी जनरली हैव इन आवर सर्वर साइड कोड. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ HTML. So here it is not actual, but the thing is nowadays if talking about some of the new upcoming libraries, third-party libraries like AngularJS, it is not actually required to have a name equal to name. You can easily use the model and it will bind to the view and it will then transfer the data by this, but that is out of the scope. But for the time being, it means if you are using the name and you are learning HTML5, then you should know that it's a best practice to write a name for the input box, otherwise the browser will not be able to send the data. So the setting the default value, how we can set the default value means, let's say for example हम कुछ चाहते हैं कि हमारी प्रीफिल्ड वैल्यूज़ है वहाँ पे, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू नेम, वैल्यू इक्वल टू चिंतन. तो यहाँ पे जो हमारा इनपुट बॉक्स है, जब अगर आप इसको इसी चीज़ को जो आपने पिछला फॉर्म बनाया था उसको सिर्फ रेंडर करेंगे तो आप देखेंगे कि इनपुट बॉक्स में पहले से प्रीफिल्ड होकर चिंतन आ रहा है. यानी कि अब हमें कहीं पर भी जो है नेम इक्वल टू नेम तो हमने दिया ही है, वैल्यू एक और एट्रीब्यूट हमारे यहाँ पे जोड़ेगा जिसके अंदर हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को डिफ़ाइन कर देंगे जो कि हम उस इनपुट बॉक्स के साथ बाइंड करना चाहते हैं या इनपुट बॉक्स पे अपीयर कराने चाहते हैं. व्हेन द ब्राउज़र लोड्स द पेज इट विल ऑटोमेटिकली प्लेस द वैल्यू ऑफ द वैल्यू एट्रीब्यूट इनटू द इनपुट बॉक्स. सो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे ही आप इसको बस वैल्यू इक्वल टू चिंतन करेंगे, फाइल को सेव करेंगे उस HTML फाइल को और अपने ब्राउज़र पे रन करेंगे, ब्राउज़र पे व्यू करेंगे, तो आप देखेंगे कि चिंतन उस इनपुट बॉक्स में पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा होगा like a text. You can easily modify that text also, but the thing what I want to teach is that you can also pre-define the values in your HTML input box. Disabling fields. You have two ways to disable a form field so that a user cannot alter its value. The first is to use the disabled attribute. Alternatively, you can use the read only attribute.
बेसिकली हम अपनी कुछ फील्ड्स को डिसेबल भी कर सकते हैं। डिसेबल में यहाँ पे तो मैंने आपको दो बताएंगे, बट अभी आपको इसका डिफरेंस भी बताऊँगा कि बेसिकली 2 ways with which we can disable our input fields. First one is input type equal to text, name equal to name, disabled एक एट्रीब्यूट हमने जोड़ दिया। अगर आप यहाँ पे देखिए तो इसमें इक्वल टू मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। अगर आप लिखना चाहें तो ये डिसेबल्ड इक्वल टू डिसेबल्ड लिख सकते हैं, रीड ओनली इक्वल टू रीड ओनली लिख सकते हैं, बट फॉर द टाइम भी एंड जस्ट टू मीन्स remove the duplicacy or remove the extra character included in our HTML file, we are just simply writing that as an attribute name that is disabled. It means though the input will appear on our web page, but it will not able we are not able to modify the data within it. So it means let's say अगर मैंने यहाँ पे input type equal to text, name equal to name और वैल्यू में मैंने चिंतन दे दिया और उसके साथ एक एट्रीब्यूट लगा दिया डिसेबल्ड, सो इट मीन्स कि अब आप उस चिंतन को एडिट नहीं कर सकते हैं। सेम इज़ द केस विद द रीड ओनली एट्रीब्यूट, बट देयर इज़ अ माइनर डिफरेंस बिटवीन डिसेबल्ड एंड रीड ओनली। तो हम ये देखेंगे कि बेसिकल वो माइनर डिफरेंस क्या है कि कब हमें डिसेबल्ड यूज़ करना चाहिए और कब हमें रीड ओनली यूज़ करना चाहिए। इन टेक्निकल टर्म्स इन व्यू दोनों ही आपको लगभग सेम दिखेंगे, बट लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज़ द डिफरेंस। So the difference between these two attributes is that the value of input elements with the read only attribute will still be sent to the server, whereas input elements that have the disabled attribute will not send any data. यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने वाली एक बात ये है कि रीड ओनली और डिसेबल्ड इन दो में बहुत ही माइनर डिफरेंस ये है कि जब हम अपना इनपुट बटन सबमिट करेंगे, इनपुट टाइप जो हमारा सबमिट है उस पर हम क्लिक करेंगे, तो जो हमारी डिसेबल्ड में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो सर्वर को सेंड नहीं होगी, बट रीड ओनली में वो इंफॉर्मेशन सेंड होगी। दो द यूज़र विल नॉट बी एबल टू एडिट इट, बट इट विल बी ट्रांसमिटेड ओवर द टू द सर्वर। सो इट मीन्स अगर हम कोई ऐसी वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम डिसेबल्ड फॉर्म में रखना चाहते हैं, जिन्हें हम सिर्फ हम एज अ पूरा का पूरा इनपुट बॉक्स हम डिसेबल दिखाना चाहते हैं, उसकी वैल्यू सेंड हो ना हो इट डजेंट मैटर, देन वी यूज़ इट डिसेबल। अदरवाइज let's say there is a case where we want that user should not able to edit the particular input field, यूज़र जो है उस इनपुट फील्ड को चेंज नहीं कर सके, बट स्टिल वॉट एवर द डेटा वॉट लेट्स से वी आर डिफाइनिंग अ प्री फिल्ड वैल्यू फॉर दैट इनपुट बॉक्स एंड वी वांट ओनली दैट प्री फिल्ड वैल्यू टू बी सेंड टू द server, but the client should not be able to edit it, then we in this case we need to use the read only. मीन्स अगर हमारे पास कोई एक ऐसा केस आता है जिसमें हम प्रीफिल्ड वैल्यूज़ दिखाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इनपुट टाइप इक्वल टू हमारे पास टेक्स्ट है और उसमें नेम इक्वल टू नेम और वैल्यू इक्वल टू चिंतन दे दिया। अब जैसे कि क्योंकि मैंने वैल्यू पहले ही डिफ़ाइन कर दिया, तो डेफिनेटली जब हम ब्राउज़र पर रन करेंगे तो हमारे वैल्यू में चिंतन लिखा हुआ उस इनपुट बॉक्स में पहले से आएगा, बट यहाँ पे मैं रीड ओनली लगा दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये अब हमारी वैल्यू एडिट नहीं हो पाएगी। बट द थिंग इज़ कि ये स्टिल भी द ऑन सबमिशन ऑफ सबमिट द वैल्यू चिंतन इज सेंड टू द सर्वर, बट इफ़ वी आर यूजिंग डिसेबल्ड देन द वैल्यू चिंतन विल नॉट बी सेंड। So this is the basic difference. There is also a minor difference is the disabled attribute is ignored if the input type is hidden. बेसिकली डिसेबल्ड एट्रीब्यूट हमारे इग्नोर किया जाता है कि अगर हमारा इनपुट टाइप हिडन है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि कई सारे हमारे पास इनपुट एलिमेंट्स अभी हम आगे फर्दर देखेंगे। सो आई होप अप टू दिस पॉइंट इट्स क्लियर टू यू नाउ। One more thing I would like to cover up before after this
slide I will cover up an example. एक काफ़ी अच्छा सा एक एग्जाम्पल है जिसको हम कवर अप करेंगे और फिर देखेंगे कि एग्जैक्टली एक छोटा सा एक और एट्रीब्यूट है, क्योंकि हम इनपुट एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं तो मोस्टली मैं यहाँ पे जो जनरल फीचर्स हैं HTML के उनको मैं कवर अप करना चाहता हूँ ताकि कुछ भी छूटे ना, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर कवरिंग अप इन दिस ट्यूटोरियल itself, but still there are some of the features that we are leaving it knowingly, that I'll cover it in the later coming chapters. So just follow the next tutorials as well, but since it is you can consider this tutorial as just introductory with the working with forms. So most of the basic features I am covering in this tutorial, and the next one is the side attribute that I would like to discuss with you. Basically in the size of attribute we are using the same thing, that is input type equal to text, name equal to name, but here we are using the size equal to 30. So the size attribute is used to specify the number of characters that should be visible to a user at any one time. Therefore altering the physical size of the input element, the default size is 20. बेसिकली साइज एट्रीब्यूट हमारा कुछ नहीं डिफ़ाइन करता है, ये हमारे सिर्फ उसको डिफ़ाइन करता है कि हमारा जो इनपुट बॉक्स है एक समय में यूज़र को उस इनपुट बॉक्स में कितने एट मोस्ट कैरेक्टर दिखने चाहिए। और तो अगर फॉर एग्जांपल लेट से हम अपना इनपुट बॉक्स बड़ा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वी कैन इंक्रीज द साइज़ via the size attribute, let's say 30, 40, 50, 60. But the thing you need to remember is for if you let's say if you are preparing for some interviews, then you should note that the default size of the size attribute is 20. So means by default the browser counts the size up to 20 characters. If you need to modify it, then definitely you will just mention the size attribute and then pass whatever the number you want to pass, let's say 30, 40, 50, 60 or whatever it will, and the browser will render accordingly. So now let's coming on to the example that I would like to discuss with you. So that this is an example. Most of the things may be very similar to you, but still I'll go through every part of it so that you can actually understand what exactly is going on. So here we are just creating a simple HTML form, means फॉर्म विद हेड में मैंने टाइटल दे दिया, स्टाइल दे दिया, बेसिकली एक कंटेनर दे दिया। कंटेनर हम कंटेनर एक तरीके, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ी स्टाइलिंग भी दी है, और स्टाइलिंग में कंटेनर अगर आप देख रहे हैं डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली डॉट जो है हमारे क्लास टाइप के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करता है, जैसे कि डिव क्लास इक्वल टू कंटेनर। तो यहाँ पे कंटेनर हमारी क्लास है जिसकी विड्थ मैंने 600 px दे दी है, यानी कि विड्थ में मतलब उसकी चौड़ाई जो है 600 px दे दी। px आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज में हम बेसिकली स्क्रीन्स की विड्थ और हाइट px में ही, और भी आजकल तो कई सारे मीन्स मार्कअप्स आते हैं, जैसे कि ax है, em है और em है। देखो इवन आजकल तो परसेंटाइल भी चलता है, बट फॉर द जनरल केस आई एम जस्ट यूजिंग द 600 px। मार्जिन ऑटो दे रखी है, बैकग्राउंड में मैंने कलर दे रखा है ABCDF, बहुत ही सिंपल सा है कलर भी। लेबल दे दिया मैंने, लेबल की विड्थ दे दी है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे दिया। इनलाइन ब्लॉक बेसिकली जो है हमारे ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइंस कर देता है, और लेबल में मैंने विड्थ सबकी डिफ़ाइन कर दी है। ऑटोमेटिक मीन्स इट्स नॉट ऑटोमेटिक, मीन्स आई एम फिक्सिंग द विड्थ ऑफ ईच लेवल अप टू 150 px। सो वॉट एवर इट इज़ गोइंग टू कंटेन, इट विल कंटेन इनटू दिस मच विड्थ ओनली। सो यहाँ पे अब अगर आप देखिए तो फिर मैंने हेड को क्लोज़ कर दिया है, फिर बॉडी टैग को इनिशिएट किया है। अब इस बॉडी टैग के अंदर मैंने सबसे पहले एक डिव बनाई है। डिव में मैंने क्लास इक्वल टू कंटेनर दिया। बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपल अपने फॉर्म को थोड़ा मैंने इसका UI बेटर करने के लिए, क्योंकि ये इस लेक्चर का ये लास्ट एग्जांपल है। सो जस्ट टू मेक इट लिटिल बिट फैंसी आई जस्ट इंक्लूडेड वन डिव क्लास इक्वल टू कंटेनर। So you can means if you are okay with it, you can also remove it and just concentrate on the form element। फिर मैंने यहाँ पे फॉर्म दिया, यहाँ पे मैंने एक्शन और मेथड नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको जो है एक बेसिक
जितनी भी चीज़ें अभी मैंने पढ़ी हैं यहाँ पे, सिर्फ सारी चीज़ों को अभी तक के हमने जो जो चीज़ें देखी हैं, इनपुट के एट्रीब्यूट्स देखे हैं, नेम देखे हैं हमने, वैल्यू देखी है, डिसेबल्ड देखा है, रीड ओनली देखा है और साइज़ देखा है। इस सारी चीज़ों को मैंने इस एग्ज़ाम्पल में कवर अप किया है। इसका यूआई अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा तो आपको उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बेसिकली कि व्हाट एग्जैक्टली डज़ इट मीन्स। यहाँ पे मैंने सबसे पहले नेम, अगर आपको याद होगा तो हम लोग ने नेम एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा था, तो आप देख लिए मैंने यहाँ पे नेम इनपुट लिखा हुआ है, जिसमें मैंने नेम लिया हुआ है। फिर मैंने दूसरा बनाया है, दूसरी डिव बनाई है फॉर्म कंट्रोल नाम से। ये बेसिकली हर एक इनपुट बॉक्स और इनपुट लेबल और इनपुट बॉक्स को डिफ़र कर रहा है, ये यानी कि हर एक इनपुट और लेबल जो है हमारा एक लाइन में रहेगा और उसके जस्ट नीचे जो है हमारी दूसरे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। सो क्योंकि डिव हमारी ब्लॉक टाइप का एलिमेंट है, सो ऑटोमेटिकली इट विल एडजस्ट एंड द लेबल एंड इनपुट विल गोज अंडर इट। सो इसका यूआई अभी हम देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बट द कॉन्सेप्ट दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज़ कि सेटिंग में हमने डिफ़ॉल्ट ले लिया है, लेबल हमने फॉर इक्वल टू यूज़र नेम दे दिया है, इनपुट टाइप। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया कि हमने आईडी अभी तक के सिर्फ सीएसएस के लिए यूज़ कर रहे थे। अगर आप देखेंगे कि एक लेबल में मैं एक फॉर एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ, जैसे कि मैंने फॉर इक्वल टू नेम दिया है, दूसरे में मैंने फॉर इक्वल टू यूज़र नेम दे दिया है, तीसरे में मैंने फॉर इक्वल टू फील्ड 1 दे दिया है लेबल एट्रीब्यूट के साथ। बेसिकली ये हमें सिर्फ इतना फंक्शनैलिटी ऑटोमेटिक प्रोवाइड करता है कि अगर हमारा लेबल में जो फॉर के अंदर जो भी हम नाम देते हैं वो इस इनपुट की आईडी से अगर मैच करता है, तो अगर हम अपना नेम इनपुट पे कर्सर ले जाके उसको क्लिक करेंगे, जब हम इस पेज को वेब ब्राउज़र में खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा इनपुट बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि कर्सर उसके अंदर ब्लिंक करने लगेगा। सो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये छूट गया था तो मैंने यहाँ इसको कवर अप किया है कि बेसिकली यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ करते हैं कि नेम इक्वल टू नेम इनपुट दे दिया है मैंने, और नेम यहाँ जैसे अगर आप देख रहे हैं लेबल में फॉर इक्वल टू नेम दे दिया है, उसका नाम लेबल में मैंने नेम इनपुट दिया है, फिर एक इनपुट बॉक्स बनाया है, उसकी आईडी, यहाँ पे आईडी और फॉर का रिलेशन है बेसिकली, इसलिए यहाँ पे मैंने आईडी यूज़ किया है कि यानी अगर मैं अब नेम इनपुट पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक मेरा इनपुट बॉक्स सेलेक्टेड आ जाएगा। यानी कि अगर लेट से अगर यहाँ पे मैंने डिसेबल की जगह बल्कि मैं इस यहाँ पे करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे साइज़ फील्ड है और आईडी मैंने साइज़ फील्ड 1 ले रखी है, तो यानी कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा साइज़ फील्ड 1 पे तो ऑटोमेटिक मेरी ये वाली इनपुट बॉक्स से एज अ सिलेक्टेड या फोकस, जिसको हम कह सकते हैं कि फोकस हमारा यहाँ पे पास हो जाएगा। बेसिकली और भी कई सारे एट्रीब्यूट्स अभी हम पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे हम लेट्स सी दिस एग्जांपल ओनली कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। कि नेम में हमने इनपुट सबसे पहला हमारा जो लेबल और इनपुट का कॉम्बिनेशन है वो एक नेम और इनपुट का, जो हमने नेम एट्रीब्यूट पढ़ा था उसको मैंने यहाँ पे कवर अप किया। दूसरे वाले में लेबल फॉर इक्वल टू यूज़र नेम है, सेटिंग डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे मैंने वैल्यू इक्वल टू चिंतन दे दिया। जैसे कि आपको याद होगा कि वैल्यू इक्वल टू चिंतन का मतलब हुआ कि ये प्रीफिल्ड होके जब भी मैं अपने HTML पेज को ब्राउज़र में व्यू करूँगा तो मेरी वैल्यू चिंतन लिखी हुई आएगी। फिर तीसरे है लेबल में मैंने डिसेबलिंग फील्ड का नाम का एक लेबल बनाया है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट दिया है, नेम इक्वल टू फील्ड 1 दिया, आईडी इक्वल टू फील्ड 1 और लेबल के फॉर का सेम नेम है ताकि रिलेशन बना रहे। वैल्यू में मैंने चिंतन दे दिया है, फिर से सिर्फ शो करने के लिए आपको दिखाया डिसेबल्ड, मैंने इसके साथ एक एट्रीब्यूट लगा दिया। फिर फोर्थ वाले में मैंने रीड ओनली आपको दिखाया है कि रीड ओनली में भी अब किस तरीके के शो होगा। फिर मैंने
5th और 6th में साइज़ लिया है, जो हमने अभी सबसे लास्ट में पढ़ा था साइज़ एट्रीब्यूट, बेसिकली उसको मैंने यहाँ पे कवर अप किया है कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय द साइज़ एट्रीब्यूट। सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करिए कि ये रेस्ट ऑफ द थिंग्स तो बड़ी सिमिलर है कि इनपुट टाइप टेक्स्ट है, नेम इक्वल टू, एक पहले में मैंने साइज़ फील्ड 1 ले लिया है, दूसरे में मैंने नेम इक्वल टू साइज़ फील्ड 2 ले लिया। सेम इज़ द केस विद द आईडीज़, एक में मैंने साइज फील्ड 1 दे दिया है जिसको मैच कराया मैंने लेबल से, दूसरे वाले में मैंने फॉर लेबल के फॉर में साइज़ फील्ड 2 दे दिया है, आईडी साइज़ फील्ड 2 से मैच करेंगे, बट द साइज यहाँ पे मैंने 5 दे रखा है और यहाँ पे 10 दे रखा है, और 5 और 10 मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा था कि जब हम यूआई में देखें आप इस चीज़ों को रिलेट हो। तो होपफुली अभी तक के आपने इतना कोड नोट कर लिया होगा, और ताकि अगर आप इसको, मैं मतलब चाहूँगा कि आप इस कोड को प्लीज़ एक बार साइड बाय साइड आप रन भी कराते हुए चलें, जिसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 अराउंड 6 मैंने इनपुट बॉक्सेस को लिया है और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को कवर अप करा है एक ही सिंगल फॉर्म के अंदर। सो अब अगर हम इसको देखें तो बेसिकली ये मेरा फायरफॉक्स का रेंडर है, वो फॉर्म रेंडर हुआ है इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि नेम इनपुट हमारा सबसे पहला नेम इनपुट को रेफ़र कर रहा है, जहाँ पे हमने सिर्फ नेम दिया है। दूसरा सेटिंग डिफ़ॉल्ट में मैंने वैल्यू इक्वल टू चिंतन मेंशन किया है, अगर आपको याद होगा मैंने वहाँ पे वैल्यू इक्वल टू चिंतन लिख दिया था। थर्ड वन इज़ द डिसेबल्ड फील्ड्स। अगर आप देखिए ये टोटल किस तरीके से डिसेबल्ड आ रहा है, मतलब ये यूआई से ही पता लग रहा है कि ये इनपुट हमारा जो है डिसेबल हो चुका है। रीड ओनली में करेक्टर तो मोस्ट ऑफ द थिंग इज़ जस्ट लाइक डिसेबल्ड आ रहा है, बट अगर आप टेक्स्ट का कलर देखें तो वो हल्का सा चेंज आ रहा है, बट स्टिल इट विल बी शोन एज अ डिसेबल्ड। एंड द डिफरेंस बिटवीन डिसेबल्ड एंड रीड ओनली इज़ दैट कि जब हम फॉर्म अपना सबमिट करेंगे तो रीड ओनली की तो वैल्यू हमारी सर्वर पे जाएगी, बट डिसेबल्ड की वैल्यूज़ भी नहीं जाती। सो दिस इज़ द ओनली थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि what exactly is the difference between disabled and read only. Means though they look like pretty much they look like the same, but the only difference is when you are submitting the form, the value will be transmitted to the server in case of read only, but in case of disabled it will not. So according to your requirements, according to your needs, what kind of UI you are going to implement, what are kind of functionality you are going to implement in or provide in your forms, so you can use these attributes. थर्ड वन अगर आप देखिए कि हमारा साइज़ जो है फील्ड 1 मैंने यहाँ पे मेंशन करा और साइज़ फील्ड इक्वल टू 2, बेसिकली ये 5 और 10 की, ये मोस्ट ऑफ द केसेस ये ब्राउज़र पे रहता है कि वो किस तरीके की UI है। तो आप डिफरेंट ब्राउज़र्स पे एक बार इस कोड को अगर आप रन करा के देखेंगे तो आपको और आसानी से पता लग जाएगा कि बेसिक किस टाइप का रिप्रेजेंटेशन हमारा है। सो साइज़ भी आपको क्लियर हो गया है। साइज़ हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं, बट फिर भी यहाँ पे मैंने क्योंकि सारे ही एट्रीब्यूट बता रहा था तो मुझे लगा कि ये वाला भी एक एट्रीब्यूट पता चलूँ। बट इन द रेस्ट ऑफ द ट्यूटोरियल्स we are going to cover up more things. So I hope up to this point these forms are clear to you now very well, and you understand what exactly and how to create a form and the things and the tags you need to remember. Means if I'll check, then just as a summary, these are the things that we cover up, that is these are the tags that we need to remember. Firstly, we need to use the form elements, means the form tags we are using, whatever if we are need to capture the data. Then the input तो आप लोगों को बहुत easily मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा कि कई सारे हमने टेक्स्ट टाइप के अभी बनाए हैं। फर्दर इसको पढ़ेंगे और इनपुट के बारे में, बट अब since it's an introductory with the working with forms, I am covering only the text type of input, but also
if you remember, we also cover up the type equal to submit, means input type equal to submit element also. मेथड इक्वल टू गेट, ये आपको पता चल गया होगा कि हमारे जनरल हम गेट और पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं, कब हमें गेट यूज़ करना चाहिए, कब हमें पोस्ट यूज़ करना चाहिए, क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। गेट हमारा बेसिकली जब हमारी जो भी इंफॉर्मेशन हम सबमिट करते हैं वो हमारे ब्राउज़र के यूआरएल में ही अपेंड हो जाती है, बट इन केस ऑफ पोस्ट इट इज़ नॉट। गेट मेथड में हमारे पास कैरेक्टर लिमिट भी है कि ब्राउज़र जितनी शो कर सकता है, डिफ़ॉल्ट 2000 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है, बट इट विल डिपेंड अपॉन द ब्राउज़र एज वेल। उसमें भी एग्जैक्ट 2000 फिगर्स किसी में कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट इन जनरल सिनेरियो वी नीड टू टेक दिस स्ट्रिंग लेंथ इनटू द कंसिडरेशन एज वेल। लास्ट वन इज़ द एक्शन इक्वल टू ब्लैंक है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल सिंपल से बना के देखा था, जिसमें हमने एक थैंक यू पेज बनाया था, जिसमें यूज़र हमारा रीडायरेक्ट हो रहा था एक थैंक यू पेज पे। इसके अंदर हम मीन्स हमने एक थैंक यू पेज बनाया था जिसमें हमने यूज़र को रीडायरेक्ट कराया था, और उस तरीके का यूआई अगर आपको याद होगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, इस तरीके का यूआई था। इस तरीके का हमारा थैंक यू पेज हमने बनाया था और इस तरीके से हमने रीडायरेक्ट करा दिया था। सो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी इसमें। और लास्ट थिंग यहाँ पे हमने ये प्रोटोकॉल के बारे में भी मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया। डोमेन नेम, पाथ एंड यूआरएल पैरामीटर्स के भी आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया। सो आई होप दिस इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ क्रिएटिंग forms means how to create a very simple form with the type of text, what are the different attributes that we can use over the input type equal to text element. So I hope this is clear to you now. We'll move on to the more advanced level or more advanced topics in the next coming chapters. So we are covering this very first introduction of the web forms. Hope you enjoyed the tutorial and follow the examples as well. Thanks for listening. This part of course is brought to you by myexcelclass.com. Thank you and